इंफॉर्मेशन जो है आपको ये इस्तेमाल करना होगा। मुझे लगता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ इस ग्रुप में कि वो सेक्शन 4 में स्टडी करे और सेक्शन 4 में भी आगे भी डिटेल दिया गया है, इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड इन एनी वे। तो मुझे लगता है कि इस चीज को गौर करें। कुछ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं यहाँ और पास्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, नहीं तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे। 30 दिन का बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। देयर आर सो मेनी इश्यूज व्हिच वी कैन टेक वाया आरटीआई। थैंक यू। धन्यवाद। मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क की आज दिक्कत आ गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा लोकल इन्वायरमेंट भी सही नहीं है, तो इसकी वजह से क्षमा चाहेंगे। और शिवानंद सर। हाँ जी, गोस्वामी जी बताइए। गोस्वामी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी के लिए शायद जानकारी नहीं है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि आरटीआई एक्ट में कमिश्नर्स को या स्टेट इंफॉर्मेशन पूरे सिस्टम को कोई राइट दिया गया है कि इन जो अंतरिम आदेश है दिया, तो उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी किस तरीके से ले सकते हैं? हेलो हेलो। हाँ जी, मतलब कौन सा सर्टिफाइड कॉपी की बात कर रहे हैं आप? देखिए, एक कमिश्नर साहिबा ने जो इंटरनल जैसे फाइनल ऑर्डर से पहले एक आदेश पारित कर देते हैं, भी जानकारी दो, इस तरह के जो सिस्टम्स में करते हैं, ना देखे इंटरनल जो होते हैं इनके अंतरिम आदेश जिसको बोलते हैं वो पारित किए, और उसके बाद में जब हमने कोई कंप्लेंट रेज की कि भी आपका ये डिसीजंस गलत हैं, कि जबकि फर्स्ट अपील ऑफिसर ने जानकारी देने के लिए ऑलरेडी ऑर्डर पास कर दिए थे और कमीशन को भी इंटीमेट कर दिया था, तो उन्होंने वो 3 ऑर्डर 1 महीने के बाद में हमारी कंप्लेंट गवर्नर ऑफिस को मिलने के बाद में अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिए, जिनकी सर्टिफाइड कॉपी मेरे को नहीं दी, ना तो एविडेंस एक्ट में दी उन्होंने, ना ही आरटीआई महीने तक ऑर्डर को रखे हैं, उसके बाद डिलीट कर दें। ये शायद पहला ही केस होगा मेरे हिसाब से। तो नहीं, ऐसा पहले भी मैंने सुना है, ये इलीगल एक्शन है। तो सर अब उसकी मैं कोर्ट में मूव करूंगा, मेरे पास तो प्रिंट आउट निकाला हुआ है, लेकिन वो सर्टिफाइड कॉपी ना तो आरटीआई में दे रहे हैं और ना ही एविडेंस एक्ट में उन्होंने हमें दिया है। सर जी कैसे प्रूव करेंगे ये पता नहीं मुझे। सर जी ऐसा ही किस्सा मेरे पास तो हार्ड कॉपी में है, मेरे पास प्रमाणित कॉपी है। 3 हेयरिंग में इन्होंने कहा कि जानकारी दी जाए और चौथी हेयरिंग में बोलते हैं 81E और 81J में नहीं दे सकते, और 4 बिंदुओं में जानकारी मांगी है जो 81E और 81J में नहीं आती है, और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि कौन सा बिंदु की जानकारी 81E में आती है और कौन से बिंदु में जानकारी 81J में आती है। मैंने उसमें एक 18 में कंप्लेंट भी लगा रखी है, वो कंप्लेंट भी अभी सूचना आयोग के पास 4 महीने से पेंडिंग में है। मैंने कंप्लेंट में ये लगा रखा है कि भाई आप लोगों ने बोला 81, पहले बोले कि देंगे और बाद में अब बोल रहे कि 81E और 81J में है, और मैं जानता हूं कि 81E में नहीं है, तो इसकी शिकायत की निस्तारण किया जाए। तो अभी 4 महीने हो चुके हैं मध्य प्रदेश सूचना आयोग के पास, AK शुक्ला के पास में दिए हुए, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे पास 2 बार हार्ड कॉपी निकाल के मैंने अपने पास सुरक्षित रखी है, प्रमाणित कॉपी, ताकि मैं कोर्ट कचहरी जा सकूं। नहीं सोलंकी जी, मेरे तो 2 केसों में 3 केसों में इन्होंने ऑर्डर डिलीट कर दिए, और 2 केसों में जिसकी हमने जानकारी मांगी थी उसकी जानकारी हमें मिली नहीं है। लेकिन कमिश्नर साहब का आदेश देखिए, आज तक मैंने तो कहीं सुना, मुझे ऐसा आभास होता है या मुझे ऐसा लगता है कि जानकारी एप्लीकेंट को दे दी गई होंगी, इसलिए केस निस्तारित। क्या है सर गांधी सर, ये क्या है? जगह का सर, ये यूपी का केस है। अच्छा, राजीव कपूर 11 नंबर कोर्ट, 2 साल हेयरिंग, एक पीआई को कंसीडर करते हैं। जब इनके पास केस जाता था उन्होंने पीआईओ चेंज कर दिया। नहीं, उसके लिए आप एक आवेदन लगा करके, आरटीआई लगा करके
सर आरटीआई में आदेशिका सुनिए, आदेशिका की प्रमाणित कॉपी मांग लीजिए, यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा काम है। सोलंकी जी नहीं दी, आईटीआई में भी नहीं दी, एविडेंस एक्ट में भी नहीं दी। अच्छा, दोनों में मना कर दिया, क्या करा उन्होंने? एविडेंस एक्ट वो आरटीआई में घुमा दिया, आरटीआई में तो उन्होंने कोई जानकारी दी नहीं। तो चलिए हेलो, हाँ सर, इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा मैं। भाई साहब, मैं ऐसे कहना चाहूँगा, अगर आपने आदेश ऑनलाइन प्रिंट किया है तो आईटी एक्ट 2000 जब आया था, उससे पहले इंडियन एक्ट जो हमारा था वो 1872 था। तो आईटी एक्ट आने के बाद ये हुआ कि जो ऑनलाइन जो डेटा है उसको कैसे सत्यापित किया जाए, कैसे माना जाए। मान लो पीआई अपलोड कर देता है, फिर डिलीट कर देता है। तो आईटी एक्ट आने के बाद जो इंडियन एविडेंस है उसमें 2 अमेंडमेंट किए गए थे कि धारा 65A और 65B, आप उनको पढ़ लेने दिया। 65A और 65B ये कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट किसी वेबसाइट से आप प्रिंट करते हो तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। लेकिन जब सामने वाला ये कहता है कि भी ओरिजिनल कैसे माना जाएगा, तो आपको प्रूफ ये करना होगा कि जो डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट किया है उसको अपने सिस्टम में सेव करो। सिस्टम में सेव करने के बाद जब उसमें कोड में प्रोड्यूस करते हो तो एक 65A का फॉर्मेट होता है, उसमें आपको 65 फॉर्मेट में कोड के साथ वो एफिडेविट लगा के देना पड़ेगा कि फलानी तारीख को मैंने इस वेबसाइट से ये डॉक्यूमेंट प्रिंट किया है और मेरा ये प्रिंटर नंबर है और ये मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें ये रैम डली हुई है और ये रोम है, ये सारी डिटेल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये इसकी ओरिजिनल कॉपी जो मैंने सेव की थी वो मेरे सिस्टम में सेव है और वो आप लगा के कोड में प्रोड्यूस कर दो, उसको कोई भी मना नहीं कर सकता। जब ये चीज अवेलेबल ही नहीं है एप्लीकेंट के पास में, मान लीजिए कमीशन से बड़ा तो कोई चीज होती नहीं। अगर कमिश्नर ही इस तरह का काम करेंगे, जिनको अपॉइंटमेंट ही आरटीआई एक्ट को बचाने के लिए, सद्भावना पूर्वक जानकारी दिलाने के लिए किया गया है, तो एक एप्लीकेंट क्या करे? सारे जिम्मेवारी उनको है या कमिश्नर की कोई लायबिलिटी है ही नहीं क्या सर? सर वो तो क्या है, वो तो आपको ही पता वो कहाँ से उठता है। चलिए कमिश्नर अपने ऑर्डर बदल सकता है, विड्रॉ करता है तो उसका रिकॉर्ड रहता है फाइल में। यदि वो नहीं करता है तो फिर पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में और डिस्ट्रक्शन के आरोप लग जाएंगे 204 आईपीसी में। ये ध्यान रखिए। वो अपना ऑर्डर लिखित रूप में कर सकता है, लेकिन पुराना ऑर्डर भी फाइल में रहेगा और जो विड्रॉ करता है या मॉडिफाई करता है या चेंज करता है तो वो ऑर्डर भी फाइल में उसको रखना पड़ेगा। मतलब ये कि वो अधिकार उसको हो सकते हैं, कानूनन है कि नहीं वो एक अलग क्वेश्चन ऑफ लॉ है। लेकिन यदि वो हटा लेता है फाइल से या ये डिलीट कर डिस्ट्रॉय कर देता है तो वो फिर वो आईपीसी में क्राइम हो जाता है फिर 204 में। सर वो ऑर्डर 6 महीने तक अपडेट थे साइट पे। नहीं, मुझे लगता है विड्रॉ कि कर सकते हैं, वेबसाइट से विड्रॉ कभी भी कर सकते हैं। वेबसाइट पे कोई हमेशा रखना कोई जरूरी नहीं है कानूनन, लेकिन एक ही फाइल में उनके पास होना चाहिए। नहीं, मुझे थोड़ा कहना है इसमें कि वही बात हम दोहरा के तो फायदा नहीं है। अभी तो उन्होंने समझो वेबसाइट से निकाला है, वो एक्चुअली वेबसाइट के कायदे से ना आईटी एक्ट के कायदे की तरफ उसको आर्काइव्स में चला जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो, इलेक्ट्रॉनिक जो भी है कैसे भी नहीं, उसको आर्काइव्स करके सिस्टम है तो आर्काइव्स में जाना चाहिए। जैसे आप जीमेल या जो भी लेते हैं वहाँ आर्काइव्स करके नहीं है, ऑल मेल्स करके। लेकिन थर्ड पार्टी होता है, आर्काइव थर्ड पार्टी है, उसमें मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। नहीं, मेरा कहने की देयर इज अ सिस्टम दैट इट शुड, लेट मी कंप्लीट, देयर इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्ट में इट शुड गो अंडर आर्काइव्स व्हाटएवर इट इज। वो निकालते हैं तो आर्काइव्स में जाता है। अगर स्पेस ही नहीं है कमीशन के इसमें तो आर्काइव्स में लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी जो बात है, आरटीआई में अगर उनको इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो उन्होंने जो प्रोसेस फर्स्ट अपील वगैरह जो है वो करनी चाहिए। लेट हिम फाइल द फर्स्ट अपील and give the reasons why he is filing the first appeal, and then let it go up to the information commission, so that forms a final document with him and then he can go to the court. ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में राजेंद्र पुंडगे जी हैं, उन्होंने हैंड रेज किया। राजेंद्र जी बताइए आपके क्या प्रश्न है। सर नमस्कार सभी को। नमस्कार। मेरा प्रश्न यह है सर कि यदि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन उसको बिना, जैसे हम अभी सेक्शन 11 की बात कर रहे थे, तो यदि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अगर दी गई है और उस व्यक्ति को पता चलता है कि मेरी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ऐसे में वो व्यक्ति उस ऑफिस के साथ करस्पॉन्डेंस या क्या कर सकता है जिससे उन्हें रोक सके कि इस तरह से जानकारी मेरी ना दी जाए मेरे बिना परमिशन के। जब कॉन्फिडेंशियल करके अगर दिया होगा तो ही वो पीआईओ को रोक सकता है।
अगर जनरल इंफॉर्मेशन दी है, इफ अगर कोई सर्विस को कोई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अगर वो सर्विस के डॉक्यूमेंट्स हैं तो देने में कोई अर्ज नहीं है, आपको पूछने का भी जरूर नहीं है। जब जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर से अलग जो चीज है, अगर इंफॉर्मेशन दी है जिसको कॉन्फिडेंशियल करके बताया है, सेक्शन 11 क्लियरली कहता है if you have told that this information is confidential, then only it can be termed as he has to take permission, otherwise कोई जरूर नहीं है, unless and until it's a personal medical record or anything. सर पर्सनल कॉन्फिडेंशियल, अगर कोई सर्विस में लगता है, कोई किसका एम्प्लॉयमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर में तो वो डॉक्यूमेंट पब्लिकली पता भी चलना चाहिए। अगर सेक्शन 11 रिक्रूटमेंट पब्लिक एक्टिविटी है, रिक्रूटमेंट के सभी डॉक्यूमेंट पब्लिक किए जा सकते हैं। हाँ, और दूसरा जो है रिसर्च पेपर छोड़, लेकिन आप सेक्शन 11 पहले पढ़ो ना पूरा, कि उसमें क्लियरली लिखा है अनलेस एंड अनटिल यू स्टेट दैट दिस इज कॉन्फिडेंशियल। जो इंफॉर्मेशन देता है पब्लिक अथॉरिटी को तब बताता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल बोल नहीं पाएगा जब इफ इट इज फॉर एनी रिक्रूटमेंट और एनी अदर मैटर। सर मेरा सवाल सर यदि एक्सक्यूज मी सर, यदि ये इंफॉर्मेशन किसी की सैलरी से रिलेटेड, सैलरी स्लिप से, तो उस विषय में पूछ रहा हूँ सर, सैलरी स्लिप के बारे में। सर सैलरी स्लिप इट इज डिबेटेबल। अगर समझो सैलरी स्लिप जो टोटल सैलरी आपको मिली है या सैलरी आपकी कितनी है ये देना कोई गलत नहीं है, लेकिन सैलरी स्लिप में बाकी के चीज रहते हैं, जैसे कि आपका लोन का डिडक्शन होता है, या आप कौन सा इंश्योरेंस भरते हो, या आपकी एक्चुअली मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कुछ दिया हुआ है, ये मेरे हिसाब में पर्सनली उतना काट के देना चाहिए जो सेक्शन सेवरेबिलिटी क्लॉज लगती है। लेकिन इसमें भी डिबेट हुआ है कि सैलरी, अगर समझो आपकी सैलरी की टोटल कितनी है वो देना कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 10,000 में से समझो आपने कुछ छुट्टियां ली है या कुछ लिया है, आपको सैलरी अराउंड 7,000 मिला, 3,000 इज डिडक्टेड फॉर एनी अदर मैटर्स, तो वो डिडक्शन कितना हुआ क्या हुआ डिटेल देना एक डिबेटेबल है। ये मैंने कह रहा हूं कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इट इज डिबेटेबल। लेकिन एन ऑफिसर कितना उसको सैलरी मिलता है ये डिटेल देना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 4 में ही लिखा हुआ है। सो एज ए डेजिग्नेशन वाइज सैलरी इंफॉर्मेशन देना कोई गलत नहीं। उसमें दो पार्ट होते हैं, जो 41B का जो मैनुअल 10 है, तो उसमें ये कि जो टोटल इमोल्यूमेंट है वो देना जरूरी है। तो उसमें ये है कि सबसे पहले जैसे अभी आप कह रहे थे सर, बेसिक प्लस अलाउंसेस अप टू जो ग्रोस पे है ये सब पब्लिक होता है, और उसके बाद जो डिडक्शंस और नेट पे होता है दैट इज प्राइवेट। तो जो पब्लिक पार्ट है वो सेक्शन 10 लगा के जो पब्लिक है वो दिया जाता है, और जो प्राइवेट है कि डिडक्शंस कितने किए गए ये प्राइवेट होता है, वो नहीं दिया जा सकता, वो मतलब बिना वो बिना 11 के प्रोसीजर फॉलो किए। ठक्कर साहब, मैं अभी ठक्कर साहब ने कहा कि बोल रहा सर एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट सैलरी स्लिप में तो सारा डिस्क्लोज्ड। हेलो, एट द टाइम आप पूछ लीजिए, राजेंद्र जी आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। हाँ, मैं बोल रहा था कि सैलरी सर्टिफिकेट के अंदर तो सारी चीजें होती है, तो ही डजंट वांट इट टू बी डिस्क्लोज। अगर ग्रॉस अगर इनकम है और नेट अगर आ रहा है तो दैट्स ओके। तो डिटेल तो अगर चाहता है कि वो हाइड हो तो फिर ऑफिस को कैसे पता है कि ये हाइड कीजिए सर? सैलरी स्लिप अलग है, सैलरी सर्टिफिकेट अलग होता है। देखिए सैलरी सर्टिफिकेट या लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है, उसमें ये होता है कि उसका अगले महीने का वेतनमान फिक्स करना है जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाता है। तो सैलरी सर्टिफिकेट इज अ डिफरेंट थिंग, स्लिप इज अ डिफरेंट थिंग। स्लिप इज अ मंथली स्टेटमेंट जो हर महीने पता चलता है कि कितने दिन काम किया, कितना डिडक्शन हुआ। स्लिप से सैलरी स्लिप के बारे में उसमें सारा डिटेल होता है। आपने सर्टिफिकेट बोला, सर्टिफिकेट इज डिफरेंट। हाँ, इसमें सर्टिफिकेट से कंफ्यूज हो गया था मैं। सर्टिफिकेट इज डिफरेंट थिंग। स्लिप जो होती है, स्लिप तो एम्प्लॉय का राइट होता है और उसको मिल जाता है स्वयं का, लेकिन दूसरों का मांगते हैं तो उसमें सैलरी स्लिप नहीं मिलेंगी, केवल उसको कितना वेतन दिया गया ये बताया जाएगा। वेतनमान जो है वो पब्लिक है, वेतन है वो पब्लिक है, लेकिन उसके जो डिडक्शन से कटौती कितनी की गई ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है। वो 11 के मतलब 81J में एग्जम्प्टेड है, वो 11 की प्रक्रिया फॉलो किए बिना नहीं दी जा सकती। जी हाँ, मेरा सवाल ठक्कर सर से और बाकी सर एक्सक्यूज मी, मेरा एक सवाल पूछ लीजिए।
पूछिए पूछिए। राजन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए, अंतिम प्रश्न प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, एक सर सिक्किम स्टेट में ना उन्होंने एक आरटीआई रूल्स बना है, उसमें उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया है सर एप्लीकेशन करने का, और उसमें उन्होंने क्या किया है कि उसमें आइडेंटिटी कार्ड लगाने के लिए, और इतना ही नहीं कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी या किससे ग्रुप्स बिलोंग करते हैं वो भी लिखने के लिए उसमें कहा गया है, ऐसा है। तो अभी मैं अक्टूबर में एक एप्लीकेशन किया था कुछ रोड्स एंड ब्रिजेस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो 4 महीने बाद उनका जवाब आ रहा है और बोल रहे हैं कि आपकी उसके साथ में कोई आई कार्ड लगाया हुआ नहीं था, इसलिए आपको तभी इंफॉर्मेशन मिलेगी जब आई कार्ड देंगे। क्या ये कुछ लॉजिक है सर? अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इसका रूल्स बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट का, बिकॉज रूल्स बनाने के पावर्स जो है वो स्टेट को दिए हैं। अगर स्टेट ने अगर ये रूल बनाया है आपको आइडेंटिटी लगाना है तो आपको लगाना पड़ेगा। लॉजिकली ये सही नहीं है, लेकिन रूल्स बनाने के दिए हैं। गुजरात में भी वैसे आइडेंटिटी लगाने के बारे में किया है, कुछ स्टेट ने भी शुरुआत की है वो, और ये आगे आगे होगा, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो कायदे में है, आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे घर मुझे कम से कम साल में 100 एप्लीकेशंस मेरे घर में कुछ इंफॉर्मेशन के साथ में आते हैं, कुछ मैंने एप्लीकेशन ही किए नहीं होते लेकिन मेरे नाम पे एप्लीकेशन किए गए, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मेरा नाम इस्तेमाल करने से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो मेरे नाम पे एप्लीकेशन करते हैं। कम से कम मेरे घर में हर साल मुझे कम से कम ज्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर हर एक स्टेट में आइडेंटिटी लगाने की नौबत आ जाएगी। कम से कम 100 से 150 तो मिनिमम। और मुझे कितने तो इंफॉर्मेशन है जो कुछ पब्लिक अथॉरिटीज जानते हैं मेरा नाम, तो वो मुझे कभी कभी फोन करके पूछते हैं कि भाई आपने आरटीआई एप्लीकेशन डाली है क्या, तो मैं कहता हूं कि भाई नहीं डाली है, आप उसको फाड़ के फेंक दीजिएगा। तो लेकिन मुझे कुछ इंफॉर्मेशन आते हैं, उसमें पता भी चलता है कि कुछ उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए किया है, लेकिन मेरा वो कप ऑफ टी नहीं है, तो मैं उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देता हूं। भले कितना भी भ्रष्टाचार उसमें उजागर होगा, लेकिन मैं उसको पढ़ता नहीं हूं, और पढ़ूंगा तो पता भी चला तो भी मैं उस इशू को नहीं लेता हूं, क्योंकि मेरे थाली में इतने इश्यूज हैं, मैं और इशू ऐड नहीं कर सकता हूं। तो ये आइडेंटिटी आगे आगे हर एक स्टेट शुरुआत करेगी, और ये थोड़ा सा दिक्कत काम है। सर यदि सर तरह के रूल बनाए कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड लगाया जाए, तो उसमें जो भी आपको सिक्किम में कहा गया है रूल्स के मुताबिक आप उसका या तो पालन करिए, ज्यादा प्रॉब्लम है तो हाईकोर्ट में चैलेंज करके क्वैश करा दीजिए उस रूल्स को। हाँ सर, जैसे अभी प्रभु सर कह रहे थे कि उनकी आइडेंटिटी यूज करके इंफॉर्मेशन ली जाती थी, तो आई थिंक ये भी लॉजिकल माना सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो ह्यूमन राइट्स का अधिकार है। तो अगर हम किसी और का नाम लेकर भी अगर एप्लीकेशन करते हैं तो इंफॉर्मेशन फिर भी देनी चाहिए। दिस इज टोटल इलीगल, आई डिसएग्री। ये मेरा नाम इस्तेमाल करके आप कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? अच्छा, हाउ यू कैन यूज माय गुडविल एंड यू टेक द इंफॉर्मेशन? Human rights cannot be illegal use of others name. You are unnecessarily using me. जैसे कि मैं आपके घर में आके जबरदस्ती से चाय पी के जाऊं, ये भी नहीं हो सकता है ना। जी 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 जी। फिर या आपका नाम लेके मैं किसी होटल में, आपका अकाउंट चालू है तो मैं आपका नाम लेके मुझे दे देंगे आप, क्योंकि कहूंगा कि मेरी चाय पीने की जरूरत थी? ये नहीं हो सकता है। ये ऐसे ही थॉट्स, मैं कहता हूँ, ये थोड़ा सा मैं कठोर वर्ड से बोल रहा हूँ, ऐसे थॉट्स भी दिमाग में लाना, ये राइट टू इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए टोटल इलीगल है। हाँ भास्कर प्रभु साहब, यही मामला अमिताभ बच्चन का हुआ था कि उसमें ये था कि आप अमुक लिंक पर क्लिक करिए और कौन बनेगा करोड़पति के नाम पे साइबर फ्रॉड हो रहे थे, और इसलिए अमिताभ बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट जाना पड़ा। उन्होंने बोला कि मेरा नाम करके लोग इस तरह से मेरे नाम का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड करके दूसरों के अकाउंट खाली नहीं कर सकते, और दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि अमिताभ बच्चन का नाम दूसरे लोग नहीं कर सकते, उनका राइट टू प्राइवेसी है, और उसमें इस तरह का निर्णय दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि क्रिमिनलिटी के उनका नाम इस्तेमाल हो। तो जो एक्चुअली जो राइट टू प्राइवेसी वाला जो अमिताभ बच्चन का इशू था वो ये था कि वो कौन बनेगा करोड़पति के नाम से लिंक देके उसमें फिर वो 1-2 लाख रुपए उनके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता था अमिताभ बच्चन के नाम पे, और लोग सोचते थे कि अमिताभ बच्चन ने डिडक्ट कर लिए मेरे पैसे। लेकिन अभी तो अमिताभ बच्चन का आवाज भी आप यूज नहीं कर सकते हैं।
नमस्ते। अच्छा सर, देवानंद जी। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया और कि उनका राजेंद्र आवाज पुलगे जी। आवाज यूज करके व्हाट्सएप सर, पे लोग मैसेज मेरा- भेजते थे और लोग सोचते थे अमिताभ बच्चन और की आवाज है और लोग उन राजेंद्र पर क्लिक पुलगे कर जी देते सोच थे, रहे हैं कि भास्कर प्रभु इसीलिए जी का दिल्ली नाम हाईकोर्ट को लेकर के निर्णय देना पड़ा। जानकारी ले लेंगे। सर नमस्ते शिवानंद जी। मेरे कहने का अर्थ ये था सर कि जानकारी तो सर हमें लेनी है ना, तो सर अधिकार है लेकिन अगर बिल्कुल। उसे अपनी आइडेंटिटी कार्ड छिपानी चाह रही है, अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर इंसान का अधिकार है, हाँ, तो और किसी का नाम ये और बोल रहे हैं वो सर। नहीं गलत उस है, इंफॉर्मेशन गलत। उस इंफॉर्मेशन के disagree. बाद में मुझे कुछ हानिकारक होता है तो आप आएंगे क्या मुझे बचाने? हाँ, मैं भास्कर- मानता हूँ सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है सर, ये तो बात भास्कर बिल्कुल प्रभु सही जी है। ने जी, बता जी, दिया है, सुनिए, हाँ, भास्कर प्रभु जी ने जी, बता दिया है 150 ऑलरेडी उनके नाम पे आवेदन है, 150 आप और लगा दो। जी, जी, जी। भास्कर जी अपना एड्रेस मत दीजिए, नहीं तो सब लोग आप ही के नाम का अरे एड्रेस लगाएंगे। नहीं वो मेरा वेबसाइट तो आप गूगल करो तो भी Yes, मिलेगा। yes, I know, sir. सो आई In कांट Mumbai, you हेल्प are well इट। known. ये तो क्या करता हूं, मैंने एक फॉर्मेट तैयार करके रखा है। अगर मुझे कोई पोस्ट में आता है तो मैं उनको इमीडिएटली जवाब देता हूं, ये मेरा आरटीआई एप्लीकेशन नहीं है, इसके आगे कोई मेहनत लेने की जरूरत नहीं, आप फाड़ के फेंक दो। अभी कुछ लोगों ने कहा कि हमको एफआईआर फाइल करनी है कि आपके नाम पे किया, तो मैं बोला ये अभी कुछ पब्लिक अथॉरिटी में फेस वैल्यू चलता है, तो मैं बोलता हूँ अभी छोड़ो, अभी इसको आगे और मत लेके जाओ, क्योंकि नहीं तो गवर्नमेंट कल से चालू करेगी आइडेंटिटी लगा के आरटीआई एप्लीकेशन दे दो। और जब तक महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन बहुत जगह में होता है ये देखो, सरकार भी अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, ये भी है सही। और हमारे वहां देश में इतने डरपोक आदमी है तो फिर उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन करना भी नहीं चाहिए। सही बात है। और देखिए गुलाम कर रहे 66 के में रहो। ये आइडेंटिटी थेफ्ट एक ऑफेंस भी है, क्रिमिनल ऑफेंस है। बड़ा offense आइडेंटिटी थेफ्ट में दूसरे के नाम से कोई करता है तो 66C में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्रिमिनल ऑफेंस भी है, तो इसलिए दूसरों का नाम इस तरह से इस्तेमाल करना गलत है। ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल भास्कर जी, शिवानंद जी। आरटीआई एप्लीकेशन जो रहता है, मैं कभी कभी आरटीआई एप्लीकेशन फिर वो पब्लिक अथॉरिटी से मंगाता हूँ, भैया ये मेरा सिग्नेचर कैसे किया है, कितना खूबसूरत किया, आगे अगर मुझे करना है तो सिग्नेचर भी मेरा नहीं रहता है, सिर्फ मेरा नाम रहता है और मेरी ईमेल आईडी तो सबको मालूम है, और वो एड्रेस तो पता चलता है, आ जाता है एप्लीकेशन। क्या करे, अभी होता है मिसयूज सभी जगह से है, स्टेट गवर्नमेंट से भी होता है, ऑफिसर से भी होता है और नागरिकों से भी होता है। लेकिन सूचना अधिकार जब इस्तेमाल करते समय हम अगर ज्यादा सच रहे तो ज्यादा अच्छा है, सामने वाला गलत रहना चाहिए, ऐसी उम्मीद करके अगर हम आरटीआई एप्लीकेशन करते हैं तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा इश्यूज ले सकते हैं। आपको सच आपने कितना बात की है वो जिंदगी में कभी याद नहीं रहेगी, लेकिन आपने बचपन में अगर 2 साल के बाद में भी अगर एक झूठ भी बोला होगा, आपको मरने तक अगर आपने किसी को बताया नहीं तो आपको मरने तक वो दिमाग में रहेगा ही। इसलिए सच कभी साफ रहता है, पानी जैसा है, तो हम लोग जिंदगी में पानी जैसा ही जीना सीखना चाहिए, ना कि उसमें कुछ मिश्रण करे। यस सर, विथ योर परमिशन भास्कर सर जी और सक्कर साहब, एक क्वेश्चन था अभी जो आप लोग एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट अगर कोई अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देता है या इन्हें डिटेल्स देते हैं, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड, मगर ये पर्सनल इंफॉर्मेशन बोल के हाइड किए जाती है। सर इस पे कुछ सम ऑर्डर्स या कुछ हाईलाइट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज टुवर्ड्स सीनियर जुडिशरी से हम इंफॉर्मेशन मांगे कि इनको जो रिक्रूट की इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए है, तो वहां से हमें बताया गया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है बोल के नहीं दी। वो चलते रहेगा, ये तो चलता रहेगा। इसमें अभी तो छोड़ो, मैं कहता हूँ कि अभी हाँ सर प्लीज, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जरा प्लीज। इसमें यूपीएससी एक्चुअली अभी यूपीएससी वर्सेस अंगेश कुमार है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस सैयद हुसैन अब्बास रिजवी है, तो बहुत सारे अलग अलग चीजें जहाँ पर 81D 81E 81J क्लेम किए गए थे, तो ऐसे 4-5 अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन के सुप्रीम कोर्ट केसेस आपको मिल जाएंगे। ओके ठीक सक्कर साहब, मैं आपसे ये ले लूंगा थोड़ा के बहुत सारे ऑर्डर है, जिसमें उत्तराखंड सूचना आयोग के तो बहुत सारे ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट इज ए पब्लिक एक्टिविटी, तो उसमें जो भी दिया जा सकता है केवल आईपीआर छोड़ के, मतलब जो रिसर्च पेपर्स होते हैं कैंडिडेट्स के, करेक्ट रिसर्च पेपर चूंकि वो होते हैं, बल्कि रिसर्च पेपर वी आर आस्किंग देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दे आर नॉट इवन आस्किंग व्हाट इज द सैलरी, नथिंग। हां यस, तो अदरवाइज है कि रिसर्च पेपर भी कई आजकल तो लोग अपना गूगल स्कॉलर और एकेडमी और रिसर्च गेट पे पब्लिश करते हैं,
तो इसलिए वो भी जनरली उसमें कोई IPR का ये नहीं होता, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर कमर्शियल पर्पस, है ना। और जनरली पब्लिक इंटरेस्ट इसमें आसानी से साबित किया जा सकता है, तो पब्लिक इंटरेस्ट साबित कर दो तो मिल जाएंगे एपेलेट लेवल पे। ठीक है ठक्कर सर, I'll take those citation. Thank you sir. लेकिन थोड़े कुछ दिन के बाद में अगर अभी इतना सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर अभी का जो DPDP बिल के बाद में अगर वो अमेंडमेंट पास होता है, उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं है, अमेंडमेंट पास होता है तो आपको कुछ भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलना है। RTI एक्ट को वो कवर में डाल के इसमें आर्काइव्स में रखना पड़ेगा। सही है। तो ये सब जो थर्ड पार्टी का सेक्शन 11, सेक्शन 8 ये सब हम अभी बात कर रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन लेने के बात कर रहे हैं ना। मुझे तो दिक्कत लग रही है कि इतने RTI एप्लीकेंट्स हैं, एक MLA के MP के पास पे जाके अपना निवेदन देवे कि DPDP बिल में अमेंडमेंट न लिया जाए। ये हमारे देश में 500 MPs के जगह में हार्डली 10-15 लोगों को मिले हैं। ये काम पहले करना चाहिए, ना कि हमें वो साइटेशन दे दो, ये साइटेशन, कुछ साइटेशन काम का नहीं आएगा। ये अगर अभी तो शायद बजट सेशन में नहीं आएगा, लेकिन मानसून सेशन में अगर ये DPDP बिल पास हो गया, आप ये अपना शिवानंद जी को ये वेबिनार ही बंद हो जाएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा है आपको। सेक्शन 8J1J में जो पब्लिक इंटरेस्ट है, तुम्हारा MLA पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर है, उसको भी देने वाला इंफॉर्मेशन आज हम डिबेट करके तो ले सकते हैं, वो आगे तो भूल ही जाओ। मेरे नाम पे भी RTI एप्लीकेशन करके तो नहीं मिलेगा। समझिए, इतना ये सब बातें हैं, हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। अब ये 30 दिन में जवाब नहीं मिला तो क्या करे, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के बाद, अरे कम से कम मैच्योर हो जाओ और बात करो MP के साथ में, झगड़ करो, परिसर में बताओ कि भाई ये हमारी RTI अभी आगे खत्म होने वाली है, 101% खत्म होगी। आप कौन सा भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ले लो, कुछ ले लो, सिर्फ 8(1)J में 2 वर्ड्स रहेंगे, प्राइवेट इंफॉर्मेशन नीड नॉट बी प्रोवाइडेड, बस दैट्स ऑल। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, झगड़ते रहो। क्या मैं कहता हूं, इधर कम से कम हर एक वीक में एक MP को, भले आप वो पढ़ता नहीं पढ़ता है, उसको जाके उसका फोटो लेके तो कम से कम आ जाओ कि भाई हमने आवेदन दिया है। इतना नहीं कर सकते हैं क्या हम? इतना भी हम जाके बात नहीं कर सकते हैं? मुझे लगता है कि सभी आर्मचेयर, मैं गुस्से में बात कर रहा हूं, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा शिवानंद जी, लेकिन अमेंडमेंट अगर पास होता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचना है। जो छोटे छोटे मजदूरों ने मेहनत लेके RTI एक्ट लेके आया है, हम सिर्फ मजदूर भी नहीं, कोई काम के नहीं है, ऐसा मैं कहता हूं। धन्यवाद, सॉरी। आदरणीय, मुझे इजाजत 1 मिनट की दिया जाए और सवाल प्रभु सर से है। सर, बोलने की इजाजत दिया जाए। शिवानंद बाबू, MA अंसारी, झारखंड से बोल रहा हूँ। हाँ अंसारी साहब, बोलिए। अभी सुरेश प्रभु साहब हमारे आदरणीय बोले हैं कि विधायक और संसद, मैं तो ये आपका 2-3 वेबिनार से पहले मैं बोल चुका हूं, और शिवानंद द्विवेदी और जितने भी अवगत ले हमारे देवेंद्र बाबू सब थे, उसमें मैंने जो झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी, उनके साथ हमने मिला कि DPDP बिल आपका संसद में पेश होने वाला है, और एक गरीबों का जो पैसा मिलता है या वृद्धा पेंशन है या कोई भी चीज का, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि DPDP बिल क्या होता है। हम लोग 8(1)J का जो धारा 2005 में पास हुआ है, जिसके अंतर्गत सूचना हम लोग को प्राप्त होती है, जिसका एक रीढ़ का हड्डी है 8(1)J, उसको सरकार खत्म करने जा रही है, जिसका इससे हम लोग को परेशानी होगा महाशय कि किसको क्या वृद्धा पेंशन मिला, किसका लाड़ कार्डधारी है या किसको राशन मिल रहा है, कितना उससे हो गया। उसके बाद मैं जो कोडरमा के सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हैं, उनसे भी मैंने वार्तालाप किया और उनसे भी ने इस चीज को DPDP के बिल के बारे में बोलता हूँ। DPDP बोलती है कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या है ये चीज। तो ऐसे से हमारे संसद और ये सब हैं जो हमें उनको तक पता नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं देखबो, ऐसे अपना ठेठ भाषा में बोला, खोटा भाषा, कि मैं देखेंगे। यही तो सवाल है महाशय। मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। उनको हर एक सांसद को
बहुत लोगों को पता नहीं है, क्योंकि डीपीडीपी बिल करके बताया जाए क्या, नीचे पॉइंट नंबर 30 तक किसी ने पढ़ा नहीं है। सबको ये डीपीडीपी बिल जो है इसके बारे में डिस्कशन सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर ही हुआ था, आरटीआई अमेंडमेंट के बारे में नहीं हुआ था। इवन जो 2018 में और 2019 में जो कमिटी वगैरह सब बैठी थी, ये अमेंडमेंट के बारे में नहीं हुआ। ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये स्लीजीली पॉइंट नंबर 29 और 30 में इंक्लूड किया है। पॉइंट नंबर 29 में ओवरराइड इफेक्ट है और पॉइंट नंबर 30 में अमेंडमेंट है। ये किसी एमपी को मालूम नहीं है। वो इसके लिए हम उसके ऊपर ऐसा टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है। आपको रिटर्न सबमिशन देना होगा, कवरिंग लेटर पे लिखना होगा सेक्शन 8 अभी ऐसा है और सेक्शन 8 आगे ऐसे होगा, इसका इफेक्ट ऐसे बनेगा। ओरली बोल के भी फायदा नहीं है। आपको पर्सने मिलके, डेलीगेशन मिलके, आपको एमपीस को मिलना है। चीफ मिनिस्टर को कोई मिलके कोई फायदा नहीं है। चीफ मिनिस्टर को ना उसको पावर्स ही है अमेंडमेंट करने या कुछ करने का। लेकिन हाँ, चीफ मिनिस्टर एक लेटर लिख सकता है, लेकिन आप जितना भी ओरली बात करके कुछ भी नहीं होगा। आप पर्सनली जाके उनको डिटेल्स बता के, अभी तक जितने लोगों ने उसको विरोध किया है उसके डॉक्यूमेंट्स लगा के, जैसे एनसीपीआर ने कवरिंग लेटर दिया है, केरला के सीपीआई के, तमिलनाडु के जो नटराजन है उन्होंने एक लेटर दिया है कि अमेंडमेंट ना किया जाए। सभी एमपीस को मालूम नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ एमपीस को मालूम है जो ग्राउंड लेवल में काम करते हैं। तो आपको ओरल मिलके या ऐसा करके कुछ होना नहीं है। आपको एक टीम बनानी पड़ेगी और हर एक एमपी को मिलने की एक प्रोविजंस लेना पड़ेगा। उनको पहले आपको एजेंडा देना पड़ेगा कि हम इस चीज के बारे में बात करने आ रहे हैं। अगर ये बात करने के पहले उनको डीपीडीपी बिल का जो 29 और 30 पॉइंट जो है उसका अटैचमेंट लगा के देना पड़ेगा, और इसमें 81J को इफेक्ट कैसे होता है यह आपको बताना पड़ेगा। और आपको जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स है उनको बोलना पड़ेगा, अभी तो पीएम केयर फंड सुप्रीम कोर्ट में चालू है, आगे तो कोई भी फंड के बारे में पता नहीं चलेगा, ये आपको बतानी पड़ेगी। यानी इट्स जस्ट नॉट मीटिंग एनीबॉडी एंड जस्ट टेलिंग अरे उनको मालूम नहीं, इनको मालूम नहीं। आपको जो मालूम है आपको लिखित लेके उनको अपडेट करना पड़ेगा। यही हम कर रहे हैं अपने से भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम भी सबको मिल पाए, लेकिन हम लोग जिससे मिल रहे हैं, पार्टी हेड को मिलना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल पार्टी हेड्स जो हैं उनको मिलना पड़ेगा। सो वी आर मीटिंग शरद पवार, वी आर मीटिंग शिवसेना के, इसको भी मिल रहे हैं, जितने भी ऑपोजिशन पार्टी को मिलने हो रहा है हम कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश करनी पड़ेगी और बातचीत ज्यादा होनी पड़ेगी, यही मैं कहता हूँ। धन्यवाद। नहीं सर, उनके बाबूलाल मरांडी के पास जब मैं गया था तो उनके पास जो हमारी छोटी सी किताब है जो धाराएं थी उनको लेके मैं गया था, और उनको मैंने दिखाया कि 81J में क्या प्रोविजन है हमारा और क्या क्या मुझे लाभ मिलता है गरीबों को, ये चीज खत्म हो रही है। तो उस पर के बावजूद भी उन्होंने इस चीज को नहीं समझा, बोला ठीक है हम देखेंगे, इसके आश्वासन देके मुझे छोड़ दिया। फिर ठीक है आइएगा कभी मिलिएगा। हमने इसको रोकने की कृपा करें। आप एक झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और आप सांसद रह चुके हैं, मेरे ही हैं, मेरे ही विधायक हैं अभी भी। तो ऐसे ऐसे विधायक और सांसद हैं जिनके डीपीडीपी बिल के, प्रोटेक्शन बिल के बारे में किसी को पता नहीं है। अरे लोगों को भी पता गया। अरे भैया आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों को भी, बहुत आरटीआई एक्टिविस्ट को गए महीने से पता चल गया, नहीं तो वो भी पता नहीं था ना। नवंबर या अक्टूबर 22 से चालू है ये इशू, अभी तो पता चला है। तो सांसद को नहीं पता है ये बोल के कोई फायदा नहीं है। हम लोग ने कितना बताना चाहिए वो कोशिश करना चाहिए, ये मेरा कहना है। आपने बताया वापस मिलो, लेकिन चीफ मिनिस्टर या कोई फायदा नहीं। आपको जितने भी एमपीस है उनको मिलना पड़ेगा, राज्यसभा मेंबर को मिलो, या जितने भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कौन है उनको मिलो। आपको ये कोशिश तो करती रहनी चाहिए। बस उसको मालूम नहीं करके हम लोग बाहर आते रहे। बहुत कुछ चीजें हमें भी मालूम नहीं है, तो ये ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ सांसद जानता है, सब कुछ सांसद को पता होगा। सांसद को इतना ही मालूम है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है, लेकिन उसको ये पॉइंट नंबर 30 और 29 ज्यादा करके मालूम नहीं है। आपको पढ़ के बताना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। जितना भी पेपर प्रेस रिलीजेस निकले हैं, हिंदू पेपर में निकला है, इंडियन एक्सप्रेस में निकला है, सभी इसमें पब्लिसिटी हुई है, तो उसको अटैच करके देनी पड़ेंगी। आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों को भी तो मालूम नहीं है, क्योंकि सब लोग तो व्हाट्सएप में बिजी हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपने बताया होगा, लेकिन ये कोशिश करते रहना चाहिए, हम लोग मिलते रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, नमस्कार शिवानंद जी, मैं हेमंत कुमार बोल रहा हूँ गुजरात से। जी। हाँ, एक्चुअली ये
मेरा जो मुद्दा है वो तो आरटीआई से संबंधित नहीं है। मेरा मुद्दा अभी है कि आधार और पैन कार्ड का लिंकेज के बारे में मुद्दा है। तो उसमें ऐसा है कि अगर 31 तक नहीं करेंगे, फिलहाल जो हो रहा है उसमें सरकार 1000 रुपये फी भी वसूल रही है। हेलो। जी बोलिए। हाँ, तो सरकार ना फिलहाल 1000 रुपया वसूल रही है उसके लिए पेनल्टी के तौर पे। और गुजरात में तो बहुत सारे लोग मतलब उसके लिए मतलब लाइन लगी हुई है साइबर पे आधार और पैन कार्ड लिंकेज के लिए। अभी आधार कार्ड तो फ्री में मिलता था और पैन कार्ड के लिए अभी भी फिलहाल 110 रुपया फीस है। अगर उसको लिंकेज के लिए 1000 रुपया बोलेगा तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और जो मतलब जरूरत गरीब लोग है वो कहाँ जाएंगे? ये काफी गंभीर मामला है वीरेंद्र जी। ये क्या चक्कर है, सरकार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए इतना फीस क्यों लगा के रखी है? 1000 रुपए का क्या पॉइंट है? ये कह रहे हैं, हमें तो जानकारी नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने 15 साल पहले पैन कार्ड बनवाया था, उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि टैक्स पेयर तो है नहीं। हमारे बैंक में तो इतने पैसे नहीं है कि हमें कोई उसकी आवश्यकता है। तो मतलब हमारे जैसे ज्यादातर लोग, मतलब लोग, कई बार होता है आप आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे पैन कार्ड बनवाओ, पैन कार्ड लोगों ने बनवा लिया, पड़ा हुआ है, अब उसको सरकार कह रही है कि आधार कार्ड से लिंक करवा दो। अब आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कह रहे हैं कि 1000 रुपए का फीस रखा हुआ है। तो मतलब ये क्या है? ये तो हमें अभी तक पता ही नहीं था। ये इसको क्या बोलेंगे आप वीरेंद्र जी? आप लोग तो यार टैक्स पेयर हो गए, पेमेंट वगैरह आप हाँ जी, लोग। उसका तो ये देखिए कि इसका जो उद्देश्य है वो समझिए। उद्देश्य है टैक्स चोरी को रोकना। और फिर पैन कार्ड यदि कोई लिया है तो वो 100 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता, या ये उसमें कितना 1000 रुपया फीस है ना, क्योंकि पहले ये बात तो 4-5 साल से चल रही है और करीब 5 साल तक टाइम गवर्नमेंट दे चुकी है इसको लिंक करने के लिए। पहले वॉलंटरी था, उसके बाद फिर कंपलसरी कर दिया, उसके बाद टाइम टू टाइम डेट एक्सटेंड करते गए। और ये भी हो सकता है कि फिर से डेट एक्सटेंड हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि लंबी लाइन लगी है, तो गवर्नमेंट को भी ये ध्यान रहता है, उनको भी पता है कितना स्टाफ, कितना मैन पावर उनके पास है। हो नहीं सकता नहीं, है डेट फिर से मेन एक्सटेंड हो जाए, पॉइंट ये लेकिन है कि 1000 रुपए जो फीस ले रहे हैं, इनका ये कहना है लिंक करने के लिए, ये क्या है? इतना फीस क्या आवश्यक है? हाँ नहीं, वो तो ऐसा है जो पहले ये फ्री में था, और ये मैंने बताया कि ये बहुत टाइम इसमें गवर्नमेंट पहले 4-5 साल दे चुकी है, और ये बहुत पहले से ही था। ये पहले वॉलंटरी था, फिर कंपलसरी किया गया, उसके बाद फिर और सस्ती कर रहे क्योंकि जो टैक्स पेयर्स है उनको बढ़ाने। और फिर उसमें ये कि पैन कार्ड जो है उसको भी लोग आइडेंटिटी कार्ड की तरह यूज कर रहे हैं। अदरवाइज पैन कार्ड जो होता है वो लेता कौन है? फिर उसमें ये तो जरूरी हो जाता है कि पैन कार्ड यदि आपने लिया है तो फिर आप अपना रिटर्न फाइल करें। रिटर्न का मतलब टैक्स नहीं होता है, रिटर्न का मतलब जस्ट डिक्लेरेशन ऑफ योर इनकम, कि आपकी संपत्ति जो है वो केवल आपको गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स विभाग को बतानी है। बाकी फिर उसमें टैक्स पेयर आप होते हैं नहीं होते, तो उस तरह से जो इनकम टैक्स वाले होते हैं वो फिर ये 3 चलिए तरह से उसका प्रोसेसिंग चलिए करते हैं। इसमें, हाँ चलिए हाँ, इसमें एक चीज ओके। क्लियर है कि जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जिनके मोटी रकम है, तो उनको 1000 या 10,000 पे करने के हाँ, लिए उनके लिए 1000 कोई बड़ी बात नहीं है, कोई वो बड़ी बात ऑलरेडी नहीं। वो लेकिन 4-5 साल पहले भी टाइम दे चुके हैं। हाँ ठीक है, लेकिन क्या इसके लिए आम आदमी को भी लिंक करना है? आवश्यक है क्या? ऐसा कोई कंपलसरी तो नहीं? पहली बात तो पैन कार्ड लेना ही आवश्यक नहीं है। हाँ, पैन बस कार्ड जो यदि कोई लेता, हाँ पैन कार्ड कोई लेता है तो फिर इसका मतलब ये कि वो कुछ कारण से उसने लिया हुआ है, क्योंकि इट इज नॉट लाइक जनरल आइडेंटिटी कार्ड। तो इसलिए वो यदि लेता है तो इसका मतलब उसकी जो टैक्स की जो ये संदीप है, सरकुंडे जी हैं, संदीप टैक्स ब्रैकेट सरकुंडे में। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं इस विषय पर। संदीप जी बताइए। जी नमस्कार। हम लोग पुणे महाराष्ट्र बेस्ड आईटी फर्म है, और हमने आईटीआई के तीनों लेवल पे एक एप्लीकेशन डेवलप किया है। मतलब जन माहिती जो पीआईओ है, और आरटीआई फर्स्ट अपील और सेकंड अपील, तो तीनों अपील के लेवल पे हमने एप्लीकेशन डेवलप किया, वेब एप्लीकेशन, जिसके चलते हम लोग आरटीआई की प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और जो नोटिस और ऑर्डर की डिलीवरी है, और जो बाकी जो अलर्ट्स है, वो बहुत सीमलेस तरीके से होते हैं। और इवन सेकंड अपील का जो निर्णय है, जो ऑर्डर है, आदेश है, वो 1 महीने के अंदर वो हम लोग पारित कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हम लोगों का जो ये जो एप्लीकेशन है, ये हमने संभाजी सरकुंडे जो एसआईसी महाराष्ट्र में अमरावती बेंच में स्थित थे, उनके गाइडेंस के अंडर हमने ये डेवलप किया है। तो हमने पहले सेकंड अपील के लिए किया था, और उसके बाद में हमने पीआईओ और फर्स्ट अपील इसके लिए हमने किया है। मेरा मानना ये है कि अगर ये लागू होता है तो ये पूरा आरटीआई का जो प्रोसेस है ये पूरा चेंज कर देगा। ये इसमें डिलीवरी बहुत फास्ट है। और जब ये सेकंड अपील के लिए अमरावती बेंच महाराष्ट्र में यूज हुआ था,
तब पूरे साल के लिए अमरावती का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा था। और ये हमने SIC को भी फॉरवर्ड किया था, जो CIC को फॉरवर्ड किया था, बट उसमें उनकी उदासीनता थोड़ी सी नजर आई और उसके चलते हमारे ये आगे नहीं बढ़ पाया। ये 7-8 महीना ये हुआ था यूज, और उसके चलते अमरावती टॉप था महाराष्ट्र में। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम लोग ये फोरम के द्वारा अगर इसको प्रमोट कर सके, किसी तरह हम लोग तीनों एप्लीकेशंस अगर सिस्टम में ला सके, तो ये बहुत बड़ा चेंज मेकर होगा। और अगर अगर ये फोरम मुझे इजाजत देगा तो मैं इसमें इसका डेमो देने के लिए भी रेडी हूँ। तो दैट इज माय सबमिशन हियर। तो मतलब डेमो आज आप तो आज का तो टाइम हो गया है, अभी आगे आप इसका दीजिए डेमो संदीप जी, ठीक है? कि हाँ अभी जी। हो जाएगा अभी डेमो? कितने मिनट में हो जाएगा आपका? नहीं, अभी तो नहीं होगा सर। नेक्स्ट अपना शेड्यूल जो मीटिंग रहेगा उसमें मैं आपको तीनों डेमोस दे दूंगा, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें इसकी यूजेबिलिटी और इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे ऑर्डर अभी क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है, तो इसके चलते हमको ऑर्डर आदेश पारित करना, आदेश का एक फॉर्मेट So the question is very straight. How much time would you require to give a demo? शिवानंद जी आपने पूछा कि how much, 10 minutes, half an hour, 20 minutes. Please specify the time and he will budget the time for you. I'll require minimum half an hour. ठीक है, अगले कार्यक्रम में इसको रखते हैं। Yes. जनहित से संबंधित है तो अपन आगे इसकी चर्चा करते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप में मेरे नंबर भेज दीजिएगा अपना मैसेज, तो मैं आप संपर्क में बने रहेंगे, ठीक है ना? हाँ जी जरूर सर, वो जो सवाल अभी शिवानंद जी आपने पूछा था कि ठक्कर साहब जो बता रहे थे कि सभी को इनकम पैन कार्ड को लिंक करना जरूरी नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, इवन इफ यू आर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, आप अर्निंग नहीं करते हो तो भी आपको पैन नंबर होना है और आपने नील रिटर्न फाइल करना है। नील रिटर्न फाइल करना है, दिस इज द क्राइटेरिया। ऐसा नहीं कि सब आदमी पैन नंबर सरेंडर कर दे, हर आपके फॉर्म 60 पे चले। दैट्स नॉट द वे टू डू इट। नहीं, आपने गलत सुना है। मैंने बोला पैन कार्ड लेते हैं तो पैन कार्ड लेना जरूरी नहीं है। सपोज कोई लेना ही नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर रहा, सपोज वो टैक्स पेयर भी नहीं है। माय सन वाज अ स्टूडेंट, जब वो पासपोर्ट के लिए गया तो पैन नंबर इंसिस्ट करने लगे ना। वो ठीक है, जहां जहां जरूरी है वहां उसको लेना पड़ता है, लेकिन ये कि लेना कंपलसरी नहीं है। यदि किसी कारणवश किसी लीगल कारण के लिए, जैसे कि बैंक किसी कारण से जरूरी है, तो फिर तो लिंक करना ही पड़ेगा। यदि किसी के पास कार्ड नहीं है नहीं तो उसके लिए वो बट ये जो सवाल है, मेन जो सवाल वही रहा कि जब पैन कार्ड बनाना, आधार कार्ड मुफ्त में बनती है, पैन कार्ड फ्री में बनता है। वो तो नियम हो गया है कि लिंकिंग कंपलसरी है यदि दोनों कार्ड है तो। चार्ज फॉर जस्ट लिंकिंग, isn't it exorbitant? वो अलग चीज है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ये 4-5 साल से एक्टिविटी चल रही है और फ्री भी था, कंपलसरी भी किया था, और उसके बाद फिर उन्होंने ये चार्जेस लगाए होंगे। इसके बाद पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं। अभी वो डेट भी एक्सटेंड कर सकते हैं। वो तो ऐसा है कि एक्चुअली एक ग्रुप में आया था, पर ऑथेंटिकेट नहीं हुआ कि दे हैव एक्सटेंडेड इट टू दिसंबर इनकम टैक्स ब्रैकेट को बढ़ाना। ये उद्देश्य, उसका उद्देश्य देखिए कि ये कानून बनाया क्यों गया है। इनकम टैक्स की चोरी रोकना और इनकम टैक्स पेयर्स को, ये जो अलग अलग जगह से जो इनकम होती है इसको एक दूसरे के साथ लिंक करना, ये उद्देश्य से वो बनाया गया है। और यदि आपको लगता है कि वो एक्सॉर्बिटेंट है या वो है, आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करके उनको क्वेश करा दीजिए। ठीक है, अभी हमें लगता है कि कार्यक्रम काफी लंबा खिंच गया है, लगभग 1:30 बज गए हैं, तो अभी कार्यक्रम को यहाँ पर विराम भी दिया जाए। और अच्छा रहा डिस्कशन, जो भी था तो काफी ज्ञानवर्धक रहा। आप सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं, और भास्कर प्रभु जी ने जो बात कही है उस पर सभी को गौर करने की जरूरत है। हालांकि हम लोगों ने तो लंबे सीरीज किए हैं उस पर, और एक बात चर्चा में आई है, और इसके लिए क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो किया जाए। तो उनका भी एक अपना तरीका है कि भाई विधायक और सांसद से मिलकर के, विशेष तौर पर सांसदों से मिलकर के ऐसा प्रयास किया जाए, भले ही उनको ना समझ में आए, लेकिन एक अपनी तरफ से पत्र दिया जाए, एक कवरिंग लेटर लगा करके, और चीजों को एक्सप्लेन करते हुए उनको बताया जाए कि भाई ये कितना खतरनाक है ना। सर एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है सर, एक क्वेश्चन छोटा सा 30 सेकंड है सर। लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो सेक्शन 7(1) लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट में, या 6(1) ही लिखना पड़ेगा? 7(1) लाइफ एंड लिबर्टी 7(1) 48 आवर्स में आपको रिप्लाई तो देते हैं।
7-1 लिखिए। नहीं आप 7-1 का आप- प्रोविजो, 7-1 का परंतु है वो, 7-1 का प्रोविजो, 7-1 परंतु लिख सकते हैं आप हिंदी में। और उसमें लिखिए कि मुझे 48 घंटे के भीतर ये जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, स्पेशली उसको हाईलाइट करके लिखिए। उनको बताइए, उनको ये ना लगे, ये भी उनके लिए कहने के लिए ना रहे कि हमने समझ नहीं पाया आपका आवेदन, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ मतलब आपने बहुत क्लियर लिखा उसमें आप वो नहीं लिख दीजिए कि था। मेरे जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित या दोनों से संबंधित है, दोनों लिख दिए कि जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, ये आप लिख सकते हैं। और 48 आवर का भी उल्लेख करिए, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट करके अंडरलाइन। वो आपको लिखना पड़ेगा, बिना उसके ऑटोमेटिकली वो चीज वो 48 घंटे वाला प्रोविजन में वो उसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो इसलिए वो आपको लिखना जरूरी है कि जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, अतः लाइफ इसको एंड लिबर्टी 48 घंटे में रीजन स्पेसिफाई नहीं करना, खाली वो कोट करना है कि लाइफ एंड लिबर्टी रीजन। हाँ, बस लाइफ एंड लिबर्टी वो कैसे है, फिर वो इन्फॉर्मेशन, वो तो इन्फॉर्मेशन मांगी क्या है, वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फिर वो पीआईओ तय करेगा कि वो लाइफ और लिबर्टी में आती है नहीं आती है, वो फिर अलग मैटर है। नहीं वो तो ये कहते कि एक बार लगाए थी, मैंने कहते आप प्रूफ दो भाई आपकी लाइफ और लिबर्टी वो अलग चीज है, वो यदि डिनाई करता है तो अदरवाइज वो सूचना दे भी देंगे और एप्लीकेशन 48 घंटे में कहीं भी निपटा भी देते हैं। यदि वो बोलता है कि 48 घंटे लागू नहीं होता है, तब फिर वो 30 तब आपको पहला कम्युनिकेशन कर देगा कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना लाइफ और लिबर्टी से संबंधित नहीं है, अतः इसको निर्धारित 30 दिन की अवधि में आपको दी जाएंगी, और उस ऑर्डर को आप लेके चैलेंज कर सकते हैं यदि आपको वाकई अर्जेंसी है तो। सैमसंग SM आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया है, आपका भी सुन लिया जाए। सैमसंग, हाँ जी बिल्कुल, आप ही अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। अनम्यूट नहीं है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ नमस्कार सर, मैं आशीष अग्रवाल बरेली से हूँ। जी सर हमने एक ये बारात घर की सूचना मांगी थी, इसमें काफी टाइम तक उनसे पत्र व्यवहार चलता रहा। आखिर में सूचना आयोग में जब मैटर पहुंचा तो उन्होंने नगर निगम ने ये लिख के दिया कि ये नगर निगम की बरेली की जमीन है, राजस्व विभाग की संपत्ति है, और इस पे जो बारात घर चल रहा है इसका हमारे यहाँ से कोई पंजीयन नहीं किया गया है। और दूसरा जो शिकायतें, इसमें मैंने एक प्रश्न और ये भी पूछा था कि इसमें क्या आज तक कोई शिकायतें और प्राप्त हुई हैं, तो उन्होंने कहा शिकायतें तो प्राप्त हुई है, लेकिन हाई कोर्ट से 2011 में स्टे ऑर्डर लिया हुआ है इस बारात घर पे, तो इन शिकायतों पे कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। लेकिन ये जमीन नगर निगम राजस्व विभाग की संपत्ति है। उसके बाद मैंने कई आपत्ति वगैरह आयोग में दाखिल की, लेकिन सूचना आयुक्त श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने ये कह के खारिज कर दिया कि दी गई सूचनाएं पर्याप्त है, आगे सुनवाई का अवसर दिया जाना ठीक नहीं है, अतः आपका जो ये सुनवाई है इसके निस्तारित किया जाता है। तो अब उसमें मुझे आगे क्या करना चाहिए? वो नगर निगम राजस्व विभाग की संपत्ति, अवैध बारात घर भी चल रहा है, और नगर निगम ये कह के अपना पल्ला झाड़ दे रहा है कि इस पे 2012 से स्टे ऑर्डर है, स्टेटस मेंटेन क्यों, कि हाईकोर्ट में आप आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हाईकोर्ट में आप इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन फाइल करके आप उस केस में कूद सकते हैं कि ये जो पक्षकार है उसमें मुझे भी सुनवाई का मौका दिया जाए, और इस केस में पिटीशन की कॉपी मुझे दी जाए और मैं इसका प्रतिवाद करना चाहता हूं, तो कोर्ट आपको कॉपी भी देगा, पिटीशन की नोटिस भी देगा 1 महीने का, और आपको आप हाईकोर्ट में उस केस में इम्प्लीडमेंट इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो उस तरह से आप भी उस हाईकोर्ट के केस में पक्षकार बन सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा कि हाउ योर राइट्स आर बीइंग अफेक्टेड, किस तरह से आपके अधिकार बाधित हो रहे हैं, तो उस तरीके से करके हाईकोर्ट में उस केस में आप बीच में कूद सकते हैं। ये सीपीसी के मुताबिक पॉसिबल है। सर इसमें नगर निगम में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? नगर निगम की 50 करोड़ की जमीन है और उस पर कोई लाइसेंस ही नहीं दिया बारात घर चलाने का। नगर निगम सूचना आयोग हाईकोर्ट के ऊपर नहीं है, हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। आप हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट करने के लिए उनसे आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हाईकोर्ट का ऑर्डर आप मत मानिए। वो स्टे हटवाना है यदि, तो उसमें ये कि प्रभावी ढंग से पैरवी करना है, और आपको यदि पक्षकार बनना है तो आप स्वयं कर सकते हैं। हाईकोर्ट के ऊपर सूचना आयोग भी नहीं है, नगर निगम भी नहीं है, और कोर्ट का ऑर्डर के उल्लंघन करने के लिए आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते। इट इज ऑफेंस। क्राइम करने के लिए आप किसी को ये नहीं कंपल्सरी नहीं कर सकते हो कि कोर्ट के ऑर्डर का आप उल्लंघन करिए, वो अदरवाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप एक अलग से एप्लीकेशन जरूर डाल सकते हैं टू द सीनियर ऑफिसर कि ये लोग करप्शन करके ये जब जमीन है 50 करोड़ की जो जमीन है, ये लोग उससे रेगुलर पैसे ले रहे हैं और उसको कस्टडी बनाए रखे हैं जो एनक्रोचर है। आप ऐसे बोल के कंप्लेंट डालिए, सो देयर कैन बी सम इंक्वायरी ऑर्डर टू इट। ऐसे आप बोलोगे उस रिलेटेड पूछेंगे तो बोलेंगे इसमें स्टे ऑर्डर है और वो बैठ जाएंगे। मगर आप ये बोलोगे वो स्टे ऑर्डर जिसको दिया हुआ है दे आर कोऑपरेटिंग और उससे वेस्टेड इंटरेस्ट में मंथली पैसे ले रहे हैं और आप कर रहे हो, तो वो एक अलग मैटर बन जाता है, एंड देन दैट बिकम्स अनदर एवेन्यू टू ओपन अप। चलिए ठीक है, अभी अब कार्यक्रम को सिविल मैटर को क्रिमिनल बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल ये किया जा सर ये एप्लीकेशन कहाँ लगाएंगे भ्रष्टाचार वाली? सर
सर ये आपको आप नॉर्मल पुलिस स्टेशन में दीजिए, इसके बाद प्रिवेंशन इन करप्शन एक्ट में आपको ये सिंपल आप एक अलग से लगाओगे एक एप्लीकेशन 1363, ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्ट सेशन कोर्ट सुनेगा आपके लिए, वो अलग एवेन्यू हुआ, इट इज वो मैटर चल रहा है बगल में और ये अलग हो गई, ठीक है। 4 दिन पहले यहाँ भी तोड़वाया गया है, हम लोग का इधर बहुत सारे प्रॉपर्टी एनक्रोच करके बैठे थे, 20 साल से बैठे थे एनक्रोच करके, उसको तोड़वाया हमने, ठीक है। ऐसे नहीं होता, वो कोई पकड़ के बैठा हुआ, इट्स माय प्लेस, इट इज वो हम सबके सुविधा के लिए जगह हुआ है, एनक्रोच करके कोई पैसे बना रहा है उससे, वो तो साठ गांठ होती है, दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट, राइट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तो अभी कार्यक्रम को यहाँ पे विराम दिया जाए, अगले संडे को अपन लोग फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ में। आप लोगों के जो भी सुझाव हो तो कृपया हमारे मोबाइल नंबर 9589152587 9589152587 पर आप लोग व्हाट्सएप करके अपना टॉपिक और जानकारी आप दे सकते हैं। और भास्कर प्रभु जी ने जो चर्चा की है उस पर भी गौर किया जाना चाहिए, और निश्चित तौर पर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी मीटिंग सारी चीजें तभी तक हैं जब तक आरटीआई कानून यथावत है। यदि वो डाइल्यूट कर दिया जाएगा, कमजोर कर दिया जाएगा, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत का विषय है। तो उस पर भी समय समय पर उसमें भी करना है, और उसको प्राथमिकता के तौर पर भी करना है। हालांकि हम अगला संभवतः कार्यक्रम भी शैलेश सर से डिस्कस करके उसी विषय पर रखेंगे, और कुछ और उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या उसके लिए और आगे किया जाए, और प्रयास करिए। हालांकि जब गवर्नमेंट ऐसी है जो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वर्तमान सरकारें, मतलब जो सरकार है केंद्र सरकार, वो किस तरह से इशूज को ले रही है वो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। तो अब कोई सुने कि ना सुने, लेकिन फिर भी सुनाना तो पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और अगले संडे को फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।